मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री, ये कोई लेबनान से हैं भाई साहब और जर्मनी के अंदर ये रह रहे हैं काफ़ी अरसे से और जर्मन सिटीज़न भी हैं ये। इन्होंने रिसेंटली ये वीडियो बनाई है 5 रीज़न्स व्हाई आई एम लीविंग जर्मनी। तो मैंने ये वीडियो देखी और मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन या अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये रीज़न्स जो हैं वो किस हद तक वैलिड हैं। तो पूरी वीडियो तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए प्ले नहीं करूँगा, लेकिन मैं बिट्स उसके प्ले कर देता हूँ और बाकी मैं आप लोगों को खुद एक्सप्लेन कर दूँगा। मैंने ये पूरी वीडियो देखी है कि वो इस वीडियो के अंदर क्या कह रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। This is not just happening in Germany, it's happening worldwide. Inflation is eating us up. इन्फ्लेशन जर्मनी में बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से यूक्रेन वॉर हुई है, इन्फ्लेशन उससे पहले भी एक्चुअली हो रही थी, लेकिन उसका रेट इतना ज़्यादा फ़ास्ट नहीं था एज़ कम्पेयर टू जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है और यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर बहुत क्लियरली विज़िबल है। सिर्फ़ बीच में पोलैंड है, उसके बाद यूक्रेन है, तो जर्मनी डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्टेड है। मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ बेकरीज़ में या रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे जो प्राइसेज़ करंटली चल रही हैं, जो पहले होती थी। मगर देखिए इन्फ्लेशन इस वक़्त तकरीबन सारे मुल्कों में आपको मिलेगी, हर जगह इन्फ्लेशन जो है ना वो आई हुई है। मैं मगर ये कहूँगा कि जो इन्फ्लेशन जर्मनी में सबसे ज़्यादा हिट कर रही है या करेगी फ्यूचर में भी, वो उन लोगों के लिए हैं जो बेचारे ऑलरेडी बहुत गरीब हैं। जैसा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने एक अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी, उसके अंदर वो बता रहे थे कि एक कोई 70 ईयर ओल्ड कोई पेंशनर है, वो एक जर्मन आदमी है जो पहले जब वो यंग था तो वो एज़ अ स्टोव फिटर काम करता था। यानी कि वो चूल्हे वग़ैरह लोगों के लगाता था, फिट करता था। तो उसने ये बताया कि यार वो सारी ज़िंदगी चूल्हे लगाता रहा है और वो 3-3 4-4 5-5 फ्लोर्स तक बगैर लिफ्ट के चूल्हे उठा के ऊपर जा रहा है, उठा के उसको नीचे लेके आ रहा है और बहुत ज़्यादा फिज़िकल और टफ़ उसने काम किया। लेकिन कहीं पे बीच में उसका कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया ऑन द जॉब या वो कहीं पे जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो उसकी टाँग के अंदर जो है वो उनको रॉड डालनी पड़ी और वो उस इफ़ेक्टिवनेस के साथ अपना काम नहीं कंटिन्यू कर सका। तो जब वो रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन बहुत कम बनी क्योंकि पेंशन जो है वो उतनी ही आपको मिलती है जितनी आपने टैक्स कंट्रीब्यूशंस की होती हैं। तो उसकी इस वक़्त की पेंशन 2022 के अंदर 350 यूरो के करीब है, जो कि ऑफ़ कोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। तो वो ये कह रहा था कि उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का नुकसान हुआ है क्योंकि वो लोग जब स्टोर्स में जाते हैं और वो देखते हैं कि एक अगर ब्रेड भी है, उसकी कीमत अगर 90 सेंट से वो 1 यूरो 20 सेंट भी हो गई है, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करती है। और उस तरह के तकरीबन 3.2 मिलियन एल्डरली लोग हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि गुर्बत की ज़िंदगी जर्मनी के अंदर गुज़ार रहे हैं और गुर्बत का मतलब ये है कि उनकी जो पेंशन्स हैं या उनकी जो इनकम है वो कंपेयर होती है जर्मनी के एवरेज मंथली जो लोगों की इनकम है उसके साथ कंपेयर करके वो लोग गरीब हैं। तो वो लोग हिट हो रहे हैं। वो लंच भी वो ऐसे जगहों से लेते हैं कि जैसे बर्लिन जैसे शहर में यहाँ पे फूड स्टॉल्स बने होते हैं, जिसमें जो वॉलंटियर्स होते हैं या सोशल सर्विस की ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं या चर्च वगैरह, वो वहाँ पे हर रोज़ सूप या स्ट्यू कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं और फ्रेशली लोगों को देते हैं। तो आप वहाँ जाके लाइन में खड़े हो जाएँ और वहाँ जाके आप फ्री मील्स भी ले सकते हैं। तो वो मोस्टली इस तरह की जगहों पे जाके वहाँ से खाने लेते हैं और सुपरमार्केट में जो चीपेस्ट चीज़ होती है डिस्काउंटर्स में जाके, सुपरमार्केट्स में तो वो नहीं जा सकते। क्योंकि सुपरमार्केट्स एक्सपेंसिव होती हैं डिस्काउंटर की निस्बत। तो मेरे ख़्याल में अगर आप उनको कंपेयर करें, कोई जर्मनी में रह रहा है जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, फ़र्ज़ करें कि कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है और उसने 30 साल आईटी सेक्टर में काम किया है या इवन 20 साल भी किया है, तो उसकी पेंशन या उसका लाइफ़स्टाइल जो है वो इससे बहुत डिफरेंट होगा और उनको इन्फ्लेशन उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगी जैसे कि उनको करेगी। ऑल्दो कि हर इकोनॉमिक क्लास का के लोग हैं उनको इम्पैक्ट कर रही है। आप कह सकते हो कि फेयर इनफ रीज़न है मगर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आप किस मुल्क में जा रहे हो छोड़ के और वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन भी देखनी है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है या वहाँ पे ऑलरेडी सैलरीज़ कैसी है, यहाँ पे लाइफ़स्टाइल कैसा है। तो जैसे-जैसे हम वीडियो में आगे जाएँगे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। The second one is it's not actually made for entrepreneurs. देखें, इस बात से मैं 50% एग्री करूँगा और 50% नहीं। एग्री मैं इसलिए करूँगा क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। स्पेशली अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो या करना हो, तो आपने अगर गवर्नमेंट से गैस के लिए अप्लाई करना हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करना हो, डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं, मैं आपको बिज़नेस कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। जो और बड़ा डिफ़रेंस है वो ये है कल्चरल डिफरेंसेस। जो जर्मनी में स्पेशली जो फ़ॉरेनर्स हैं उन्होंने अगर अपना बिज़नेस करना हो, तो जो जर्मन्स के साथ बिज़नेस करने में जो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नोन फैक्ट है।
लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि इसकी एक सनी साइड भी है। वो क्या, कि जब भी मैं देखता हूँ कि यूरोप के अंदर कौन से मुल्क ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली हैं या जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो फाउंड की जाती हैं, तो उनकी जब भी कोई लिस्ट होती है तो उसमें जर्मनी हमेशा पहले या दूसरे नंबर पे होता है। जर्मनी का तो एज़ अ कंट्री नाम आता है, लेकिन जर्मनी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक शहर हैं जिनको गवर्नमेंट ज़्यादा पुश करती है या ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें। जैसे जर्मनी में बर्लिन हो गया, म्यूनिख हो गया, डुसेल्डोर्फ हो गया। ये वो शहर हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा है और आपको यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मिल सकती हैं। मैं इसको 100% बाय नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन इसमें वही डिपेंड हो जाता है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं ये तो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर थे और इनकी अकॉर्डिंग इनकी एक डिसेंट लाइफ़स्टाइल चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप से जर्मनी के अंदर रहते हुए। तो इसका मतलब है कि जर्मनी ने इनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड तो किया कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और वो इस काबिल भी हो गए कि वो अपने आप को बगैर एक फुल टाइम 9 टू 5 जॉब के फाइनेंस से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी एनवायरनमेंट थी नहीं, तो इतने अरसे से वो जर्मनी रह रहे थे, तो वो कैसे फिर पॉसिबल हो गया? इसलिए मुझे ये बहुत फिशी पॉइंट लगता है। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। These high taxes, you should move. So yeah, tax purposes. Taxes in Germany are so high. टैक्सेस के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो मैंने पिछली 1 हफ्ता पहले लाइव स्ट्रीम की थी। उसके अंदर हम बड़ी डिटेल में टैक्सेस के ऊपर बात कर चुके हैं कि टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसके प्रोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और उसके कुछ कॉन्स भी हैं। तो आप उस स्ट्रीम में भी जाके डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। मगर मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, टैक्सेस के हवाले से एक रिपोर्ट मुझे मिली है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि देखिए, अगर आप यूरोप वाइड बात करते हैं, तो यूरोप में तो जर्मनी टॉप 3 में भी नहीं है अगर हाईएस्ट टैक्सेस की बार आप बात करें। डेनमार्क जो है वहाँ पे 55.9% टैक्स है। फ्रांस में 55.4% है, ऑस्ट्रिया में 55% है। 3 टॉप कंट्रीज़ हैं यूरोपियन जहाँ पे टैक्स सबसे ज़्यादा है। और अगर आप बॉटम की बात करें तो उसमें हंगरी आ जाता है जिसमें 15% है, एस्टोनिया में 20 है और चेक रिपब्लिक में 23 है। बाकी अगर आप और भी यूरोपियन कंट्री देखें, बेल्जियम में 53 है, फिनलैंड में 51 है, फ्रांस में 55 है, ग्रीस में 54 है, आइसलैंड में 46 है, इटली में 47 है, लग्ज़मबर्ग में 45 है, नीदरलैंड्स में 49 है, पोलैंड में 36 है, पोर्चुगल में 53 है, स्पेन में 54 है, स्विट्ज़रलैंड में 44 है, यूके में 45 है। तो टैक्सेस का जो पॉइंट है आप ज़रूर जाइएगा, वो लास्ट स्ट्रीम देखिएगा। उसमें भी मैं अगेन वही कहूँगा कि प्रोज़ एंड कॉन्स आपको वेइ करने पड़ेंगे, कि आपको देखना पड़ेगा कि आप जर्मनी से किस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ से वो कैसे कंपेयर होते हैं टैक्सेस। अगर वहाँ पे टैक्सेस लो हैं, तो सैलरीज़ क्या वहाँ पे हाई हैं, यानी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तभी आप कह सकते हो कि ये हाई टैक्सेस मेरे लिए बुरा है या मेरे लिए अच्छा है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। Diversify. I have to go out there and see the world. Keeping all of my assets in one place, like if you have $1 million and you're keeping them in just one bank account, what are you doing? चौथा उन्होंने पॉइंट कहा है डाइवर्सिफाई। अब ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। उन्होंने पहले ये कहा है कि डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि मैं एक बबल में नहीं रहना चाहता, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन दूसरी उन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास $1 मिलियन हैं, तो क्या आप वो एक ही बैंक अकाउंट में रखेंगे? इससे मैं इम्प्लाई ये कर रहा हूँ कि उनके पास $1 मिलियन के करीब अमाउंट है। तो अगर उनके पास उन्होंने $1 मिलियन जर्मनी में रहते-रहते अर्न कर लिए, सेव कर लिए, तो क्या फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली ना हुआ? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्रीलांसर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया हुआ है, शायद मैंने मेंशन पहले किया या नहीं, कि ये जर्मनी में कोई ऑफ़िस जॉब फुल टाइम 9 टू 5 जॉब नहीं कर रहे। ये अपना बिज़नेस कर रहे हैं जर्मनी में, अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं या ई-बुक्स बेच रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। तो ये काम एज़ एन एंटरप्रेन्योर तो ये कर ही रहे थे जर्मनी में, उन्होंने $1 मिलियन बना लिया। तो आप जर्मनी में बैठे-बैठे क्या दूसरे मुल्कों में अपने पैसे नहीं रख सकते? आपको उस मुल्क में जाके रहना मस्ट है अगर आपने वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे शिफ्ट करने हैं। तो इसलिए मुझे ये बड़ी एक फ़िशी सी बात लगी कि उन्होंने कहा कि यार आपके पास $1 मिलियन हो तो एक बैंक में कभी भी ना रखना, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कनाडा की, कि जैसे कनाडा में भी ये हुआ था कि जो एंटायर वैक्सर्स थे, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर देंगे। और बाद में उन्होंने कहा कि फिर उनको अनफ्रीज़ कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा रिस्की शॉट है, ठीक है चलो मैं ये तो बाय कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये एक बहुत सारे लोग होते हैं वो वहमी होते हैं। जैसे मेरी एक जर्मन दोस्त थी, उसने मुझे क्या कहा, आप लोग हैरान होंगे सुन के, वो ग्लासेस यूज़ करती थी। उसने मुझे कहा कि यार मैं लेज़र की सर्जरी करवा रही हूँ, उसने लेज़र की सर्जरी करवाई ग्लासेस रिमूव करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा प्राइम पर्पज़ क्या था कि तुमने
ये लेज़र की सर्जरी करवाई है और उसकी एज थोड़ी ज़्यादा थी सर्जरी के लिए। तो उसने कहा कि देखो इवन दो कि ये रिस्की था लेकिन मैंने इसलिए करवाई, जेन्युइनली उसने ये रीज़न बताई। उसने कहा कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई या अगर जर्मनी के ऊपर अटैक हो गया या कोई हमला हो गया या दुनिया में कोई क्राइसिस आ गया और ऐसे कोई हमला हो रहा है, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस वक़्त कोरोना भी नहीं था, उस वक़्त यूक्रेन वॉर भी नहीं थी, ये मैं आपको 2017-18 की बात बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं था उस वक़्त, बिल्कुल नॉर्मल था। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे उनको उठा के भागना होगा, मेरे 2 बच्चों को, और मेरी ऐनक जो है वो गिर गई, वो गिर के टूट गई, तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि उसका शायद नंबर काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन इतना भी नहीं था कि उसको कुछ नज़र ना आता, प्रोबेबली। लेकिन उसको ये लगा कि अगर कोई ऐसा हमला हो गया, यानी कि इतनी वो वहमी थी, तो मैं बच्चों को उठा के भागूँगी कैसे? इसलिए मैं जो हूँ वो ये सर्जरी करवा रही हूँ ताकि ऐसी कोई अगर क्राइसिस सिचुएशन आ जाए तो मैं उससे बच सकूँ। तो देखो यार, लोगों के वहम का जो है वो तो कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पास $1 मिलियन आ गए हैं एक जगह बैठे-बैठे, तो आप उसको अपनी नेटवर्थ को और इंक्रीज़ करो। आपने जर्मनी में बैठ के $1 मिलियन बना लिया तो उसको 2 मिलियन करो, 3 मिलियन करो, 4 मिलियन करो। ठीक है, आप मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, आप जा भी सकते हो, वहाँ पे रह भी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मस्ट मैंडेटरी यहाँ पे कोई रहना। कोई आपको ऐसे कंपल्शन नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत फ़िशी लगता है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी बताई हैं कि वो ऑनलाइन क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने बीच में वो कहा है कि मैं अरबिक पढ़ा रहा हूँ, मैं किताबें बेच रहा हूँ, और तीसरी वो बात की है कि मैं क्रिप्टो करेंसी को भी डील कर रहा हूँ और मैं इसमें स्टेकिंग कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे ये बहुत फेक तो मैं नहीं कहूँगा, फेक तो बड़ा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा इसके लिए। मुझे बहुत फ़िशी ये लगता है, और इस तरह के आपको कोई हज़ारों क्रिप्टो करेंसी के और इस तरह के ऑनलाइन गुरुज़ जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिलियनेयर्स हैं, वो आपको मिल जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई $1 मिलियन की किसी की नेट वर्थ हो और वो यूट्यूब पे बैठ के ये जस्टिफिकेशनें दे रहा हो कि व्हाई आई एम लीविंग जर्मनी, और यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गई है और एंटरप्रेन्योरियल कल्चर नहीं है, तो फिर अगर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर नहीं है, तो फिर आपने $1 मिलियन कैसे कमा लिया? इसलिए मुझे ये फ़िशी लगता है। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि वो जर्मनी छोड़ के चले जाएँ, यहाँ पे यहीं पे रहते रहें या कहीं और चले जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो एक सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। कोई गरीब भी हो सकता है और वो भी जर्मनी छोड़ के जा सकता है और किसी और मुल्क में रह सकता है। लोगों की अपनी-अपनी रीज़न्स होती हैं, तो सो दैट्स नॉट अ बिग डील। मगर जब मैं उनका प्रोफ़ाइल देखता हूँ और उसको मैं डिग करता हूँ, तब मुझे ये लगता है कि यार ये तो कुछ और फ़िशी स्टफ़ चल रहा है। अपनी-अपनी लोग जस्टिफ़िकेशंस देने की कोशिश करते हैं। तो डाइवर्सिफ़ाई मैं तो मैं यही कहूँगा। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। The last point of the day is the climate. Go ahead, laugh if you want. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. आई एम अंडर वाटर, ये सबसे ज़्यादा फ़नी था। अच्छा देखो, क्लाइमेट का यार मैं आपको बताऊँ, मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लाइमेट का ये क्या इश्यू जर्मनी में चलता है। क्लाइमेट एक सेंटेंस में अगर आप कहो कि अच्छा है या नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं है क्लाइमेट अच्छा। ठीक है? अब कितने महीने सर्दी रहती है? मेजॉरिटी 7-8 महीने ज़्यादा टाइम जो है वो सर्दी रहती है, और जो एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कैसे एक जर्नी चलती है एक इमिग्रेंट की जर्मनी के अंदर वेदर को लेके, कि जब आप शुरू में आते हैं ना, तो आप लोगों को वेदर इतना अफेक्ट नहीं करता। पहले 2 साल लगा लो, 3 साल, या इवन आप पहले 4 साल भी लगा लो, क्योंकि उस वक्त आपका फोकस और जगह होता है और आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वेदर आपको शुरू में अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बाद में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली मैं शुरू की बात करता हूँ, क्योंकि तब आप लगे होते हो कि यार पढ़ाई खत्म कर लूँ, जॉब ले लूँ, फिर पीआर ले लूँ, फिर पासपोर्ट ले लूँ। इन सारे कामों में जब 6-7 साल आपके लग जाते हैं, या 8 साल, व्हाटएवर जितना भी टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद आपको ये ख़्याल आना शुरू होते हैं। क्योंकि जो जर्मन्स होते हैं, वो इस जर्नी से गुज़रते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए होते हैं, तो उनको इन चीज़ों को हासिल करने की कोई एज़ सच ना डिज़ायर होती है, ना उनको ज़रूरत होती है। तो वो शुरू से ही ये बात प्रोपेगेट कर रहे होते हैं कि यार वेदर बुरा है, हमने यहाँ से छोड़ के जाना है। तो इमिग्रेंट जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आता है। वो ये समझता है कि यार अपॉर्च्युनिटीज़ हर जगह हैं, ये वेदर को क्यों बार-बार कर्स कर रहे हैं? तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उस जर्नी की तरफ जाता है। अब जैसे ये जो लड़का है जो बता रहा है, ये भी जर्मन सिटीज़न बना है, पता नहीं कैसे नेचुरलाइज़ेशन के थ्रू या शादी करके, व्हाटएवर जो भी रीज़न होगी। लेकिन इसको भी 8, 9, 10 साल जर्मनी में एटलीस्ट हो गए हैं। तो इसने भी ये रियलाइज़ किया है, जब तक ये भी नहीं जर्मनी से हिला, जब तक इसको भी पासपोर्ट नहीं मिल गया, तब तक इसने भी कुछ नहीं कहा। अब मगर जब आपको
हर चीज़ मिल जाती है, आपको ये पता लगता है कि यार मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स आ चुकी हैं, मेरे पास एक जॉब भी है, स्किल सेट भी डेवलप हो गया है, एक अच्छी तगड़ी इकोनॉमी का पासपोर्ट भी आ गया, अब मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ। तब फिर लोगों को उनकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, उनकी नीड्स चेंज हो जाती हैं। उस वक़्त हाँ, वो कहते हैं कि यार अब ऐसा क्यों ना हो कि हर चीज़ आइडियल हो, कि मैं अच्छे घर में भी रहूँ, अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट में भी रहूँ, अच्छी जॉब भी हूँ, अच्छा कमाऊँ, अच्छा खाऊँ और साथ ही मौसम भी बहुत अच्छा हो और हर वक़्त हॉलिडे फीलिंग आ रही हो। ऐसी ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये गुज़रता है और क्यों अगर आप इसको शुरू से ही अपने ऊपर सवार कर लो ना, जो लोग कहते हैं मौसम बुरा है, मौसम बुरा है, तो वो जो नए आने वाले लोग हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकता है क्योंकि वो उस वक़्त उस फ़ेज़ के लिए रेडी नहीं होते, मगर उनको ये बावर कराया जाता है, उनको ये बार-बार कहा जाता है कि तुम्हें भी ये फ़ील करना है कि वेदर बुरा है। इसलिए मैं डिस्करेज करता हूँ इस फैक्टर को कि ये फैक्टर एक्चुअली तो ट्रू है, मगर ये ट्रू नहीं है उनके लिए जिन्होंने एक गोल सेट किया होता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी, कि वेदर की बेस पे छोड़ना है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आपके पास सिटीज़नशिप आ गई, ये वो सो कॉल्ड शायद आपके पास $1 मिलियन भी आ गए। तो अब यार उसमें ये है कि अगर आप जर्मनी से जाते हो, इन मुल्कों में जहाँ पे मौसम अच्छे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप जाते हो स्पेन में या इटली में, इन मुल्कों में, तो आपको इन मुल्कों का क्राइम रेट भी पता है। और अगर आप इन मुल्कों में बहुत ज़बरदस्त टूरिस्टिक जगहों पे जाते हो और उसके अंदर भी बहुत अच्छे महँगे नेबरहुड्स में जाके रहते हो, जहाँ पे बड़े सिक्योर हैं वो और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे और सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो भी उसी तरह ही महँगे हैं जैसे जर्मनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो साउथ ऑफ स्पेन है, नॉर्थ ऑफ स्पेन का तो मौसम है ही जर्मनी की तरह, लेकिन साउथ ऑफ स्पेन में आपके मार्बेया आ गया, मलागा आ गया, कोर्डोबा आ गया, उसके अलावा जो फेमस आइलैंड है टेनेरिफा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जर्मन्स हैं। वहाँ पे ये कहा जाता है कि पूरा साल जो है वो ऑलमोस्ट 23-24 डिग्रीज़ रहता है, ठीक है? यानी कि स्प्रिंग ही रहता है पूरा साल। ये वाली जो जगह हैं, ये भी इनके अंदर जो नेबरहुड्स अच्छे हैं, जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मैं जर्मनी की तरह का सिक्योर लाइफ़स्टाइल गुज़ारूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा महँगे हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात होती है कि आप ठीक है, यहाँ से जा तो रहे हो, अब आप ग्रीस चले गए हो, ठीक है? एक तो उसमें लिखा होता है कि ग्रीस में भी 54% टैक्स है, तो क्या ग्रीस के अंदर सैलरीज़ भी उस तरह की हैं? क्या ग्रीस के अंदर क्राइम रेट भी वही है जो जर्मनी के अंदर है? इटली का ज़रा गूगल कर लेना क्राइम रेट, फ्रांस का कर लेना क्राइम रेट, स्पेन का कर लेना और स्पेसिफिक एरियाज़ का, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मुझे ये फ़िशी है और अब ये बंदा जो है, अब पता नहीं इनमें से किन मुल्कों में जा रहा है, ये बहुत सारे जर्मनी में ये एक ट्रेंड भी बना हुआ है कि डिजिटल नोमैड्स जो हैं वो सारे बाली चला जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं, कि वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और वो वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी शॉप में बैठ के काम करते रहेंगे। मगर बाली की इनकम कंपेयर कर लो जर्मनी के साथ, उनका लाइफ़स्टाइल वहाँ पे देख लो, आप वहाँ पे टैक्सेस जो हैं ठीक है, उसके अंदर वो कम है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक डेवलपिंग कंट्री है। सो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में मूव होना, इट रियली डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटीज़ वहाँ पे क्या हैं। इसलिए क्लाइमेट के बारे में मैं हमेशा जो है ये बात कहता हूँ कि अब जर्मनी के अंदर ये एक ट्रेंड आ रहा है बहुत सारे कि कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ये अलाउ किया है कि वो कुछ अरसा 1 साल के अंदर जैसे 1 महीना, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते वो जर्मनी से बाहर रह के भी काम कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये चीज़ अवेल करते हैं और करनी भी चाहिए अगर ये ऑफ़र आपको मिले कि यार जो एक्सट्रीम विंटर्स है जैसे दिसंबर या जनवरी है, उसके अंदर माइनस में फ्रीज़िंग टेम्परेचर्स हो जाते हैं। तो ठीक है, आप स्पेन में टेनेरिफा जाके वहाँ पे 1 महीना काम कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप किन मुल्कों को मौसम की बेस पे वहाँ पे जा रहे हो। वहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी सिक्योरिटी सिचुएशन, इकोनॉमी सिचुएशन और फिर उस हिसाब से आप वो डिसीज़न ले सकते हो। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जर्मनी में पासपोर्ट लेके यहाँ पे आपको रुकना ही है, यहाँ पे आपको जाना ही है। उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि उस वक़्त आपकी लाइफ़ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं। उस वक़्त आपने अपनी फैमिली एस्टेब्लिश करनी है, तो वो आपने जर्मनी में एस्टेब्लिश करनी है या किसी और मुल्क में एस्टेब्लिश करनी है। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ इनकम है, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी है। फिर हर किसी के लाइफ़स्टाइल की भी डेफ़िनेशन अलग होती है, कि यार हमने किस किस्म के कपड़े पहनने हैं, किस किस्म के खाने खाने हैं, बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है और चीज़ है। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे जर्मन्स भी क्या करते हैं कि वो भी इन सारे डिलेमा के अंदर हर वक़्त पड़े रहते हैं, कि उनको भी ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि यार हम ग्रीस चले जाते हैं, हम स्पेन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, है भी इतना पास, कुछ हो भी गया तो जर्मनी वापस आ जाएँगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी ये डिसीज़न नहीं ले पाते और इसीलिए
इतनी बड़ी कंट्री में 82 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर कोई हर साल जो है वो 150,000 200,000 लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जो है वो इमिग्रेट कर जाते हैं। तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी चीज़ है। आप लोगों को हर चीज़ प्रोज़ एंड कॉन्स इसके वेइ करने होते हैं। मैं जब गया था मलागा स्पेन के अंदर, तो वहाँ पे इतने सारे जर्मन्स थे। ज़बरदस्त सिटी है वो स्पेन का, और मुझे मेरा अभी तक वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ है यूरोप के अंदर। तो मलागा के अंदर आपको लिटरली वहाँ पे जर्मन साइन बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स आपको मिल जाएँगे, जो जर्मन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जर्मन में एडवर्टाइज़ किया होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने जर्मन्स हैं और वो अपने ही डॉक्टरों के पास जाना प्रेफ़र करते हैं लैंग्वेज वगैरह की वज़ह से। तो इसलिए आप अगर छोड़ के जाएँ भी जर्मनी, तो आप जा सकते हैं आप उस तरह के मुल्कों में जहाँ पे आपकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी डेवलप हुई हुई हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हीं कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए ऑल इन ऑल मुझे ये रीज़न्स, ठीक है, ये बड़ी जेनेरिक सी रीज़न्स हैं, हर बंदा ही देता है और ये इंडिविजुअल डिपेंड करती हैं, लेकिन मुझे ये इतनी ज़्यादा अपील नहीं की, और वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इस बंदे का प्रोफ़ाइल देखा, तो जब बीच में ये क्रिप्टो करेंसी और अमेज़न पे किताबें बेचना और ये वो आ गया, तो मुझे ये थोड़ा फ़िशी लगा, क्योंकि देखो, अगर आप लिटरली वाक़ई जर्मनी में अपना, या तो फिर आप डिक्लेयर करो कि आपकी कितनी एग्ज़ैक्ट नेट वर्थ है यहाँ पे, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, कितने पैसे आपने जनरेट किए, और फिर आप मूव करके जहाँ पे भी जा रहे हो, वहाँ से आप बताओ कि वहाँ पे आप कितने पैसे जनरेट कर रहे हो, और अगर वो कम भी हैं, तो किस हिसाब से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ आपके लिए बेहतर है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशंस भी हर इंडिविजुअल के लिए दुनिया में डिफरेंट हो सकती हैं। किसी को कम सैलरी में सुकून ज़्यादा पसंद है, किसी को ज़्यादा सैलरी चाहिए और सुकून वो परवाह नहीं करता, फिर ऐज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मगर मुझे इसके अंदर ये जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, ये जो हर चीज़ के जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ लोग बनते हैं ना, कि हमें उसका भी पता है, हमें उसका भी पता है, हमने ये भी कर दिया हुआ है। इसमें मुझे ये फीलिंग आती है कि इनका इंटरनेट के ऊपर दिखावा ज़्यादा होता है, और एक्चुअली पीछे इनका एंड रिज़ल्ट जो है, वो बहुत कम होता है। नॉट दैट कि दिखावा इंटरनेट पे करना कोई बुरी चीज़ है, आप ज़रूर दिखा सकते हो, लेकिन उसके फिर सॉलिड प्रूफ्स और एविडेंसेस चाहिए जो आपको शेयर करने होंगे लोगों के साथ। वो ये करते नहीं हैं, ये सिर्फ़ बता देते हैं कि यार हमारी एक ये है, हम क्रिप्टो में ये कर रहे हैं, हम स्टेकिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इट्स नॉट इनफ, क्योंकि ये कोई भी किसी को भी कह सकता है। बैठे-बैठे मैं भी आपको कह सकता हूँ कि मेरी 4 से 5 जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू चल रही हैं, और अभी मैं ये कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं कुछ भी आप लोगों को दिखाता रहूँ। तो मेरे लिए ये कन्विंसिंग इनफ रीज़न्स नहीं है, क्योंकि मुझे कोई सॉलिड एविडेंस या कोई प्रूफ इसके अंदर नहीं मिला। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग टू ऑलवेज़ सी कि जो लोग जर्मनी में इतना लंबा अरसा रहते हैं और फिर वो किसी मुल्क में जाते हैं, तो वो उनकी क्या रीज़न्स हैं, या वो एटलीस्ट क्या रीज़न्स लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना, बयान करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। लेकिन अगर आप लोगों का कोई रिव्यू है इस वीडियो के ऊपर, या जो हमने बात की इसके ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और उसके अलावा ये कि जर्मनी के अंदर जो भी जनरल डेली लाइफ है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, मेरी अपनी डेली लाइफ है, उसके बारे में मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलरली स्टोरीज़ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फ़ॉलो नहीं किया, तो ये मेरा इंस्टाग्राम जा रहा है, आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करें, और एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।